दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पहली ऐसी परीक्षा जो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत जारी किया गया है। इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं थीं वो सभी पहले से एडवर्टाइज की गई थी, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात कर ले या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती का री एग्जाम था वो पहले से ही अलग आयोग के द्वारा एडवर्टाइज किया जा चुका था। सिर्फ परीक्षा इस आयोग के द्वारा कराया जाता था। पहला फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यूपी टेट का जारी किया गया और वहीं माननीय कोर्ट के दहलीज पर पहुंच चुकी है। किस मामले को लेकर के याचिका दायर की गई है और क्या यूपी टेट की परीक्षा पर इस केस का कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था कि चूंकि पहली बार आयोग यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में अनुभव की कमी की वजह से बहुत सारी खामियां देखने को मिला है। जैसे कि पहले बीएड को के संदर्भ में उन्होंने पॉइंट लिख दिया, उसके बाद से अपियरिंग वाले कैंडिडेट को माननीय कोर्ट के आदेश और एनसीटी की नोटिफिकेशन के बावजूद भी उनको नोटिफिकेशन में जगह ना देना, जिसकी वजह से पूरा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि क्या अपियरिंग वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अब जो हालिया मामला जुड़ा हुआ है वो एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एनआईओएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से पात्र हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए भी और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी। बावजूद इसके यूपी टेट 2026 में उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगर आप जाकर के ज्ञापन देंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों ने ये प्रयास जरूर किया होगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई कोर्ट नहीं चला जाता है। ज्ञापन दिया होगा, उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया हुई होगी। जब आयोग ने उनकी बातों पर विचार नहीं किया होगा तब मजबूरीवश ये कोर्ट गए होंगे। तो ये मामला जुड़ा हुआ है एनआईओएस से संबंधित। अगर आप भी एनआईओएस डीएलएड है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये केस फाइल किया गया 20 अप्रैल 2026 को, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पिटिशनर्स हैं श्री शुभम कुमार शुक्ला एंड 35 अदर। अब यहाँ पर देख लीजिए रिस्पोंडेंट किस किस को बनाया गया है। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। इसके अलावा देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और तीसरा देख सकते हैं एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस केस की पहली सुनवाई जो थी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो 22 तारीख को हो चुकी थी और 24 तारीख में भी इस केस की सुनवाई हुई है। अब हालांकि ये जो सीरियल नंबर था 24 तारीख वाला वो बहुत ज़्यादा था, 22 तारीख वाला 88 सीरियल नंबर था। तो इस केस की एक सुनवाई हो चुकी है और अब इस केस को पुनः लिस्ट किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये केस लिस्ट किया गया है दिनांक 22 मई 2026 को सुने जाने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूरे इस केस में क्या था। तो आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि आज न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड करने वाले शिक्षक दे सकेंगे टीईटी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रह करके डिप्लोमा हासिल करने वाले को दी अंतरिम राहत। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ अंतरिम राहत दी गई है, इंटरिम रिलीफ दी गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अभ्यर्थी होंगे एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी जो होंगे वो यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित तो हो पाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं वह इस बात पर निर्भर करता है कि माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट क्या आएगा। क्योंकि अगली सुनवाई जो है वो 22 मई 2026 को होने जा रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो एनसीटी का भी पक्ष यहाँ पर जानना जरूरी है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर पक्ष जानना जरूरी है और उन सबके पक्ष के बाद ही माननीय हाईकोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगी। तो इसमें टाइम लगेगा, इस वजह से अभी 1 महीने का समय हाईकोर्ट ने लिया है ताकि एनसीटी और राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल कर पाए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी एनआईओएस से ओडीएल यानी कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने का प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा करने वाले शिक्षकों को यूपी टीईटी 2026 में शामिल करने का अंतरिम अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल खंडपीठ ने यह आदेश शुभम कुमार शुक्ला, जो कि मैंने पिटिशनर्स के बारे में दिखाया था, एंड 36 अदर्स शिक्षकों की याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम फैसला आने तक ये शिक्षक परीक्षा में बैठ सकते हैं। याचियों का कहना था कि उन्हें टीईटी 2026 में शामिल होने से रोका जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 तक सेवा में थे और 18 महीने का ओडीएल यानी कि एनआईओएस डिप्लोमा कोर्स
पूरा कर चुके हैं उन्हें पात्र माना जाना चाहिए। याचियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसे शिक्षकों को टीईटी से बाहर रखना कई न्यायिक आदेशों के खिलाफ है। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, कोर्ट ने राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और एनसीटी से संबंधित इसके संबंध में हलफनामा मांगा है, जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को अपने अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 22 मई 2026 को होगी। अब यहाँ पर विचारणीय विषय ये है कि जब शासन से मंजूरी मिलता है, इसके अलावा आयोग जब विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस का अध्ययन करता है, तो क्या उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं होगा, या फिर एनआईओएस के संबंध में एनसीटी से कई बार आदेश या फिर इस प्रकार का नोटिफिकेशन राज्य सरकार को प्राप्त होता है, जिसमें ये क्लियर बताया जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और इसके आलोक में अब आगे आप कार्रवाई कीजिए। तो क्या उन नोटिफिकेशंस, उन लेटर्स को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि अभ्यर्थियों को कोर्ट तक पहुँचना पड़ा। अगर ये अब अभ्यर्थियों पर यह आरोप लगाया जाए कि अभ्यर्थी ही भर्ती फंसाते हैं या फिर अभ्यर्थी ही कोर्ट चले जाते हैं, तो ये यहाँ पर किसकी गलती है? जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है कि एनआईओएस से 18 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स होगा वो पूरी तरीके से इक्वेलेंट होगा जो रेगुलर कोर्स होता है उसके समकक्ष, और उन्होंने सभी एनआईओएस डीएलएड को भर्तियों के लिए पात्र माना है और यूपी टेट के लिए भी पात्र माना है। इसके संबंध में एनसीटी ने भी बाकायदा इसके बारे में सूचना दी हुई है। बावजूद इसके यूपी टेट में उनको शामिल ना करना अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय था। हालांकि ये चीज़ें संभव इस वजह से भी हो पा रही हैं क्योंकि चूंकि पहली बार आयोग नोटिफिकेशन निकाल रहा है इस चीज़ों को लेकर के, इस वजह से छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं। लेकिन एटलीस्ट जब अभ्यर्थी जाकर के उनको अवगत कराने ज्ञापन दे रहे हैं, तब तो उनको विचार करना चाहिए या फिर शासन से इस पर सलाह मशवरा करना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों का क्या करना है। जब अभ्यर्थियों को कहीं से भी राहत नहीं मिला, तब जाकर के वो मजबूरी में कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को पात्र माना था, लेकिन आयोग इन अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मान रहा था। तो इन सब के बाद से अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और माननीय कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ देते हुए इनको परीक्षा में शामिल करने के आदेश दे दिए हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आज है 25 अप्रैल 2026, आवेदन की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2026। अब वैसे ही वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि लास्ट टाइम में वैसे ही कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब इन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है तो कंजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यूपी टेट की तिथि हो सकता है आपको आगे बढ़ने को देखने को मिले। तो जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सभी को अपना आवेदन कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप पहले से पास हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पहले से पास नहीं है और यूपी टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो माननीय कोर्ट ने सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इंटरिम रिलीफ देते हुए आवेदन करने का मौका दे दिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि आयोग अपनी वेबसाइट में कुछ अपडेट करे क्योंकि एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है आवेदन करने के लिए। या तो उनको रेगुलर डीएलएड वाला ऑप्शन चुनने के लिए बोल दिया जाए या फिर अलग से उनके लिए ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि अगर आप रेगुलर डीएलएड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है, ध्यान से समझिएगा, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से जो डीएलएड में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो 12th ही है। अगर आप एनआईएस डीएलएड भी देखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि 12th करके और किसी सरकारी या फिर प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे थे 10 अगस्त 2017 तक, उन सभी को एनआईएस से डीएलएड करने का मौका दिया गया था। तो जब एलिजिबिलिटी ही इंटरमीडिएट है और वहाँ पर जो अभी एलिजिबिलिटी है उसमें रेगुलर डीएलएड वाला, उसमें ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एनसीटी के नियमावली के हिसाब से आपको करना होगा। अगर आप सीटेट की परीक्षा देखेंगे जो कि केंद्रीय स्तर की होती है, वो भी तो एनसीटी की गाइडलाइन को ही फॉलो करता है, और उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की जो शिक्षक पात्रता होती है वो बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जब एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि एनआईएस डीएलएड के लिए 12th प्लस एनआईएस डीएलएड होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो पहले से सेवारत शिक्षक थे उनको भी काफ़ी परेशानी हो रहा था, जिसके बाद से आयोग ने उनको सहूलियत दे दी कि अब आपको ग्रेजुएशन के डिटेल नहीं भरने हैं। तो एनआईएस डीएलएड के लिए भी इस तरीके की ऑप्शन ओपन करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें ऑप्शनल होनी चाहिए क्योंकि एनआईएस डीएलएड में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन भी हैं और बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन नहीं भी हैं, तो वहाँ पर वो ऑप्शनल होना चाहिए ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, कि अगर कोई है तो अपना ग्रेजुएशन का डिटेल भरेगा और अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं भरेगा, ठीक है। तो जो बहुत बड़ी एक समस्या थी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के सामने वो हल हो चुकी है। हालांकि ये इंटरिम रिलीफ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको अंतिम रूप से भी राहत मिल जाएगी क्योंकि एनसीटी से जवाब मांगा गया। एनसीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन करते हुए
अपना जवाबी हलफनामा दायर करेगी और आयोग भी अपना आंसर काउंटर फाइल करेगा कि इन्होंने क्यों मौका नहीं दिया है। अब हालांकि आयोग चूंकि पहली बार करा रहा है तो जो शासन से उनको अनुमति मिलेगी उसी के हिसाब से वो कार्य करेंगे, और शासन के मुख्य सचिव की तरफ से जो अनुमति मिली होगी उसी के हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो पूरा दारोमदार जो है वो ये जो आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है, शासन के नियमों का और शासन के अनुदेशों का वो पालन कर रही है। तो शासन की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है और एनसीटी की जिम्मेदारी बनती है कि इन अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट और पहले के एनसीटी के नोटिफिकेशन का अध्ययन करते हुए इन अभ्यर्थियों के संबंध में कुछ फैसला लेकर के माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराए और माननीय हाईकोर्ट अगली सुनवाई में हो सकता है इनके फेवर में फैसला दे दे। अब मैं समझता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और बहुत बड़ी जीत है ये NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए, और एक बहुत बड़ी आप यूँ कह लें कि विडंबना भी है कि छोटी छोटी बातों के लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट तक जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर ना करके इन अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना करना, क्योंकि पिछले 1 महीने से आवेदन लिए जा रहे हैं और अब कोर्ट के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करे या फिर एलिजिबल होने के लिए कोर्ट खेले। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।